अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। मुल्क की मईशत इस वक्त इस नहज पर है कि हर अखबार में अब हर सेक्टर ऑफ इकॉनमी जो है उनकी एसओएस अपीलें शाया हो रही हैं, पब्लिश हो रही हैं, एडवर्टाइज हो रही हैं, जिसमें सदर मुमलिकत से, वजीर आजम से, गवर्नर स्टेट बैंक से, वजीर खजाना से बाकायदा इल्तिजा की जा रही है कि हम पर रहम करें। इस वक्त जो डॉलर क्राइसिस है, इस वक्त जो बैंक एलसीज नहीं खोल रहे, इंपोर्टर्स इस वक्त बहुत मुश्किलात का शिकार हैं। चाहे पाकिस्तान का स्टील मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे पाकिस्तान की पोल्ट्री इंडस्ट्री हो, चाहे पाकिस्तान में ग्रोसरीज के हवाले से ये जो इंपोर्टर्स होते हैं आपके दालों के, ये भी इस वक्त सख्त परेशान हैं। तो मुल्क में ग़िज़ाई किल्लत और उसके साथ साथ जो हमारी स्टील मैन्युफैक्चरिंग है और उसके साथ जो इलाइड इंडस्ट्री है, तकरीबन 40 के करीब जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, ये तमाम इस वक्त स्टेक के ऊपर हैं, क्योंकि पाकिस्तान में रॉ मटीरियल मंगवाने के लिए, खाम माल मंगवाने के लिए इस वक्त डॉलर्स नहीं है, बैंक्स डॉलर्स नहीं दे पा रहे। और हम बात करते हैं 6% 7% इकोनॉमिक ग्रोथ की, और हमें ये जहन में रखना चाहिए कि हमारा पूरा इकोनॉमिक मॉडल जो पाकिस्तान का है वो इंपोर्ट बेस्ड है। यानी हम इंपोर्ट करते हैं और अपना रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, तो फिर अपनी फर्निश्ड गुड्स एक्सपोर्ट करने के काबिल होते हैं। हम अपनी एक्सपोर्ट का $1 एक्सपोर्ट का कमाने के लिए इंपोर्ट के $3 जो है जाया करते हैं। यह है इस वक्त हमारी इकोनॉमी का मॉडल, जिसके पीछे हम अंधों की तरह भाग रहे हैं। माहिर माशियात फरहान महमूद इस वक्त हमारे हैं। फरहान, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये जो 6% की इकोनॉमिक ग्रोथ जिसका हम ढोल पीटते हैं तमाम हुकूमतें कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ 6.7% थी और हम 7% ग्रोथ पर जा रहे थे, बाबा इसी ग्रोथ ने आपको तबाह किया, आपकी इकोनॉमी को यहां पर लेकर आ गई कि हर साल आप जब 6% 7% की ग्रोथ खोलने जाते हैं तो आप बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का शिकार होते हैं। और यही वजह है कि 23वें साल या 23वें प्रोग्राम में आईएमएफ के इस वक्त आप मौजूद हैं। फरहान, क्या कहेंगे? बिल्कुल, आपने सही बताया कि आप अगर इसका जायजा लें कि जब भी इलेक्शन से पहले होते हैं तो जो आउटगोइंग गवर्नमेंट होती है वो यही करती है, यही कोशिश करती है कि एक्सपेंशन की जाए, जीडीपी ग्रोथ की जाए। लेकिन उसका होता ये है कि उसी का इम्पैक्ट हमारी इम्पोर्ट पे पड़ता है, हमारा तजारती खसारा बढ़ जाता है, फिर हमारा फिस्कल खसारा भी होता है, जो लोकल फिस्कल हमारा बैलेंस है, फिस्कल जो खसारा है वो भी होता है। उसकी वजह से वो दूसरी हुकूमत में डाला जाता है, फिर वो एक दूसरी हुकूमत आती है और उसको जो है फिर आगे चीजें लेकिन कभी भी जो है स्ट्रक्चरल इश्यूज पे कभी बात नहीं होती, और ये हमेशा बैक बर्नर में डाल दिए जाते हैं। नहीं तो सर, क्यों नहीं कहते फरहान, क्यों नहीं कहते कि भाई आप 2.5-3% की कांस्टेंट ग्रोथ करें अगले 10-15 साल के लिए, इस बीच में आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ आएं, आप रॉ मटेरियल जो इंपोर्ट करते हैं लोकली उसको प्रोड्यूस करने की कोशिश करें। ये इसके लिए प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि हमारी जो हुकूमतें आती हैं वो 5-5 साल में अपनी अपनी पॉलिसीज लेकर आती हैं और दूसरे की पॉलिसी को 360 डिग्री पे बिल्कुल उल्टा के रख देती हैं, पलटा के रख देती हैं। तो ये पॉलिसी जो है वो इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है या फिर पूरा का पूरा मॉडल चेंज करने की जरूरत है? देखिए, कंटिन्यूएशन पॉलिसी आपने बिल्कुल सीखा कि सबसे पहले तो हमारा जो है ना तमाम पार्टीज को मिल बैठ के एक ओवरऑल कंसेंसस बनाया जाएगा इकोनॉमी का। यानी मकसद क्या है उसका मकसद ये है कि हमारा जो तजारती खसारा है वो महीने का डिफाइन हो जाए या साल का डिफाइन हो जाए कि इस हद से हम ज्यादा तजारती खसारा नहीं करेंगे। क्योंकि आजकल अगर देखें महीने का कोई $2.5 अरब बिलियन के करीब है, तो ये हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अब उसको हम पूरा करने के लिए जो है वो हमारी रेमिटेंसीज आती है, वो भी रेमिटेंसीज कम है। तो एक कंसेंसस के साथ मैक्रो लेवल पे हमें प्रिंसिपल्स बनाने पड़ेंगे कि तजारती खसारा हमारा इतना होगा, हमें इंटरेस्ट रेट इतने करने, हमें जीडीपी की ग्रोथ के लिए हमें बैलेंस क्या रखना है कि हमारे रिजर्व कितने होने चाहिए, उस किस लेवल पे होने चाहिए। अगर उस लेवल से नीचे आता है तो ये क्रिटिकल लेवल्स हैं, वहां पे आप पॉलिसी मजीद आप इंपोर्ट की इजाजत नहीं दे सकते। फिर इसी हवाले से एक एनर्जी साइड के अंदर भी होनी चाहिए, वो जो हमारा मैक्रो लेवल है, जो हमारे मैक्रो पे जो बनेगी वही हमारी एनर्जी साइड पे होंगी, क्योंकि हमारी एनर्जी जो है वो 30 से 35% हमारा जो है इकोनॉमी का हिस्सा है। तो आपको उस एनर्जी से रिलेटेड भी कोऑर्डिनेशन चाहिए कि हमारा बेसिकली इंडिजिनस रिसोर्सेज पे, जिसपे थल है, कोल है, लोकल गैस है, लोकल ऑयल है, वो कितना पोर्शन होना चाहिए।
LNG कितना होना चाहिए, वो आपको 5 से 10 साल का एक प्लान बनाना पड़ेगा। और वो भी हुकूमत आए वो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करे कि जी हम इसी के दायरे में रहते हुए जो है हम करेंगे। हाँ, बट फ्रेंड, डोंट यू थिंक एनर्जी के हवाले से हम सेल्फ सफिशिएंट इस हवाले से जरूर हैं कि पावर जनरेशन के ऊपर हमने सारा अपनी जो है वो तवज्जो मरकूज की तमाम इन्वेस्टमेंट जो है वो पावर जनरेशन के ऊपर की, ट्रांसमिशन के ऊपर हमने नहीं की। लाइन लॉसेस को हम लेकर बैठे हुए हैं, हम अपने सर्कुलर डेट को लेकर बैठे हुए हैं। नेशनल ग्रिड के अंदर हम अपनी बिजली पैदा कर सकते हैं, लेकिन उस बिजली को हम ट्रांसमिट नहीं कर सकते, तरसील उसकी नहीं कर सकते। तो जहां पे किकबैक्स बन सकती थी, जहां पर जो है वो पैसा बन सकता था, उन चीजों के ऊपर हमने फोकस कर लिया। जहां पे खर्च करना है वो नहीं कर पाए हम। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आपका यही है, हमारे यहाँ पे जनरेशन पे तो हमने की, लेकिन उस जनरेशन के साथ साथ जो है वो उसकी जनरेशन कुछ कॉस्ट क्या होगी उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें उससे भी हमने कोई वर्क नहीं किया। हमारे पास जो है वो सर प्रोजेक्ट जो है बहुत जबरदस्त है। अगर आप ये देखें तो 5 से 6 रुपए पर किलोवाट आवर की उसकी बिजली जनरेशन है, जबकि नॉर्मली आप जो इम्पोर्टेड फ्यूल से करते हैं वो 20-21 रुपए की किलोवाट आवर पे करते हैं। तो आपको जरूरत नहीं, आप उसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए। फिर आपके हाइड्रो की रिसोर्सेज है। फिर आपने जो बात की ट्रांसमिशन की लिहाज से, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो इस वक्त हो रहा है फिर भी कॉस्ट ऑफ जनरेशन और हमारा जो बिजली का रेट है वो फिर भी ठीक है, लेकिन जो हमारे पास लॉसेज हो रहे हैं उसके अलावा वो डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेज है या बिल कलेक्शन सही नहीं है, ट्रांसमिशन के अंदर है। तो जब तक ये पूरा सिनेरियो बेहतर नहीं होगा उसके अलावा कोई चांस नहीं है। अब जहां तक आपने सर्कुलर डेट की बात की, वहां पे आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो दुनिया में सबसे सस्ती गैस डोमेस्टिक सेक्टर को दी जाती है, जो कि लगभग $2 पर MMBtu पे, और जबकि वही आम आवाम जो है वो तकरीबन 15 से 20 गुना महंगी LPG लेता है, केरोसिन से और वुड जलाकर वो एनर्जी हीटिंग के लिए यूज करता है। तो ये समझ लें कि बहुत सारे जगहों पे जिनके डिसीजन इतने मुश्किल नहीं है जितने बना दिए गए। अच्छा, इंटरनेशनली जरा मुझे बताएं कि वहां डोमेस्टिक महंगी होती है, कमर्शियल सस्ती होती है। फिर ये प्रायोरिटीज के हवाले से भी बात की जाए कि पहले प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए, क्योंकि यहां पर तो बड़े मसाइल है ना। तो आपकी इकोनॉमी क्या कहती है, नीड ऑफ द आवर, दोनों चीजों के ऊपर कि इंटरनेशनली क्या है और हमारी प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए? बांग्लादेश में जो है डोमेस्टिक का जो गैस रेट है वो इंडस्ट्री से महंगा है, यानी वो इंडस्ट्री को प्रमोट करते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर एक गैस के यूनिट आ रहा है तो उसको किस तरह से प्रोडक्टिव रिसोर्सेज में डाल के एक्सपोर्ट बढ़ाई जाए या दूसरी चीजें रोक रहा है। और पाकिस्तान में इसके बिल्कुल उल्टा है कि वो गैस जो है आपको दी जाती है, उसमें आपकी चोरी भी हो रही है, फिर वो आगे जाके दूसरे कनेक्शन का प्रॉब्लम, बिलिंग का, फिर उसी में आपके लॉसेज भी सबसे ज्यादा UFG लॉसेज डोमेस्टिक सेक्टर। तो आप तो बेसिकली एक इतनी कीमती चीज को जो है आप सस्ती पे बेच रहे हो, उसकी वजह से इम्पैक्ट इनडायरेक्टली मैं समझता हूँ कि कंज्यूमर ही को बियर करना पड़ता है कि वो गैस तो यूज कर लेता है, लेकिन उसके पास जहाँ इंडस्ट्रीज ग्रो होनी थी उससे उसको फायदा मतलब अगर इंडस्ट्री ग्रो होंगी, आपकी कारोबारी एक्टिविटी बढ़ेगी, आपके मुल्क में सनती पहिया तेजी से चलेगा, तो अल्टीमेटली फिर उसका असर लोगों की कुव्वत खरीद पे भी पॉजिटिव पड़ेगा। उनके पास ज्यादा पैसा आएगा, बचत उनकी ज्यादा होगी और चीजें सस्ती होंगी। लेकिन जाहिर है कि जब प्रायोरिटी बिल्कुल मुख्तलिफ है तो उसका जो असर भी है बिल्कुल मुख्तलिफ है। बिल्कुल फंसने वाली इस वक्त बात है यहाँ पर। बिल्कुल आप ठीक है। और इस वक्त तो हाल ये है कि जो ऑलरेडी हमने पहले कोई पिछले 5-10 साल पहले ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर जो है हमने देखा कि बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान से एग्जिट हो रही थी। अब तो ये भी है कुछ केमिकल सेक्टर के अंदर भी अभी रिसेंटली हुआ है, और आगे जाते हुए तो मुझे लगता है कि शायद अगर ये सिचुएशन है कि जहां पे उनकी प्रॉफिट रिपेट्रिएशन नहीं हो रही, कोई पॉलिसीज नहीं आ रही, हम तो समझते हैं कि आगे जाके जो है ये मजीद, अभी तक तो सर एक्सचेंज रेट में प्रॉब्लम हो रहा है उनको अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक्सचेंज रेट के ऊपर प्रॉब्लम हो रहा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। अब आप पिछले सालों में एक नई ऑटो पॉलिसी लाए थे, उसमें आपने असेंबलर्स को लाए यहाँ पे। अब वो भी जो उनका एक्सपीरियंस अगर देखा जाए तो वो भी काफी बुरा है। वो आई इसलिए ले के पाकिस्तान में क्योंकि वो प्राइस को कट करने के लिए आई थी, लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली सभी इतनी गाड़ियां महंगी हो गई तो उस पॉलिसी का भी कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक, तो अच्छा, ऐसे में जो हुकूमत की तरफ से ऑस्टेरिटी प्लान जो बचत के हवाले से उन्होंने कहा कि मार्केटें आप जल्दी खोलें और जल्द बंद करें, डे लाइट जो है इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं।
ایک تو اس کو پاکستان کی جو کاروباری اور تاجر برادری جو ہے مسترد کر رہی ہے، اور اپوزیشن ظاہر ہے کہ وہ ان کا ووٹ بینک بھی ہے، یہ ساری چیزیں مسائل ہیں۔ پھر دوسرا یہ کہ کیا اس وقت جو حکومت کے لیول پہ کس طرح کے خرچے اخراجات کم ہو سکتے ہیں، پھر ہم ڈیفنس کے حوالے سے جو ہمارے آپ سمجھ لیں کہ کمبیٹ ایکسپینڈیچر ہیں اس کو ہم کسی طریقے سے کم کر سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ کرنا تو پھر ہر کسی کو پڑے گا۔ سب سے پہلے آپ نے بجلی کے حوالے سے بات کی، آپ کے انرجی ریسورسز کو آپ کو سیونگ طور پہ کریں، وہ بالکل ضروری ہے، اور یہ وار فوٹنگس ہونا چاہیے، کیونکہ ابھی تک جو صورتحال ہے ڈالر انفلوز کی مختلف جگہوں پہ ڈونر جو کانفرنس کی جس میں فلڈ سے ریلیٹڈ بھی کمٹمنٹ تھی، اس کی بھی ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے کہ کمٹمنٹ ہوتی ہے کب تک ہے، تو آپ ہی کو کچھ کرنا پڑے گا۔ وہ کیا ہوگا؟ وہ یہی ہوگا کہ آپ اپنی جو امپورٹ ہے جو کہ $5 بلین ہے ابھی، اس کو اور مزید شرنک کرنے کی ضرورت ہے، جس میں میجر آپ کا ایجنسی ہے۔ تو ایونچولی پاکستان کو وہ ہارڈ اسٹیپس لینے پڑیں گے، ابھی نہیں تو یہ جو ابھی جتنی بھی اگر آپ دیکھیں کمرشل سائڈ پہ جو آ رہی ہے بیک لیش آ رہا ہے، اور یہ ایونچولی پاکستان کا لیا یہی ہوتا ہے کہ اچانک ہوتا ہے، پہلے بجلی اب گیس کی بھی آپ دیکھیں قیمتیں پہلے روکتے پھر یکدم آپ ایک ساتھ بڑھاتے ہیں۔ اسی طرح یہی ہوگا کہ ایونچولی اگر کہیں سے فلوز نہیں آئیں گے تو گورنمنٹ کو یہ کرنا ہی پڑے گا کہ ٹائمنگ کو جو ہے تاکہ آپ کی فیول سیونگ جو ہے وہ ہو سکے اور آپ کا جو اسٹاکس ہے وہ کافی آگے تک چل سکے۔ واٹ اباؤٹ ریمیٹنسز جس طریقے سے ان میں فال دیکھا جا رہا ہے، اب ظاہر ہے کہ جو ہمارے یہاں آفیشیل ریٹ ہے وہ ایک الگ ہے، انٹر بینک الگ ہے، اوپن مارکیٹ الگ ہے، اور ہمارا جو گرے مارکیٹ ہے وہ الگ ہے۔ 30-35 روپے کا فرق ہے، یہ فرق کس طریقے سے ریڈیوس کیا جا سکتا ہے؟ کیا کوئی انسینٹیوائز کیا جا سکتا ہے؟ کوئی ایسی اسکیم لائی جا سکتی ہے فارن جو ایکسپیٹریٹس ہیں کہ وہ ریمیٹنس میں ان کو ذرا اچھا اسکوپ ملے؟ پھر دوسرا یہ کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جو ہے اس کے اوپر ریٹرن اچھے بڑھائے جائیں، اچھا اس کے اوپر مارک اپ دیا جائے تاکہ پاکستان کے پاس ڈالرز آئیں۔ ہمیں ڈالرز کی شدید ضرورت ہے اس وقت۔ دیکھیے، ایک تو وہی والی بات ہے کہ کیونکہ انسرٹی ہے انٹر بینک اور اس میں ریٹ کا اتنا فرق ہے، تو بہت سارے ایسے ایکسپورٹرز بھی ہوتے ہیں جو بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب ایک ریئل ریٹ آئے تو اس پہ جا کے ہم ریئلائز کریں اپنے ڈالرز کو مارکیٹ میں لائیں۔ تو ایک تو سب سے پہلے بات ہے کہ وہ آلریڈی بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہولڈرز ہیں وہ بیٹھے ہوئے، اور باقی جو باہر کا پیسہ لانے کی بات کریں تو اس میں تو آپ کو تقریباً ڈالر ریٹ کا آپ کو 19-20% اگر اس سے بھی زیادہ ہو تو پھر آپ کو آفر کرنا پڑے گا، تبھی باہر کا جو ہے وہ انویسٹر آئے گا۔ لیکن بہت ساری چیزوں پہ بھی کر سکتے ہیں فوکس، جیسے دوبارہ سے ریئل سیکٹر کے اندر باہر جو ہمارے ایکسپیکٹیڈ ان کو گورنمنٹ لیول پہ سپورٹ کیا جائے، مطلب ان کے پروسیجرز کو آسان کیا جائے کہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ بہتر طریقے سے ہو۔ Any form of amnesty? Are you talking about any form of amnesty? ایمنیسٹی بھی ہوگی، پھر آپ کی جو یہاں پہ جو ریئل اسٹیٹ مینجمنٹ کمپنیز ہیں ان کو بھی بتا سکتے ہیں وہ ایک اچھا کام کر سکتی ہے کہ کس طریقے سے باہر کے لوگوں کا پیسہ یہاں لائیں اور اس کو انویسٹ کریں وہاں پہ ریٹرن۔ لیکن اس کے لیے جو ہے ایک کمپلیٹ پالیسی ہونی چاہیے کہ ان کو کیسے فیسیلیٹیٹ کریں، صرف یہی نہیں کہ وہ آ کے یہاں پہ کسی انکم میں ڈال دیں، تو بہت ساری چیزوں پہ بھی لگا سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے حکومتوں کا مستحکم ہونا بھی ضروری ہے۔ پاکستان میں ایک جو سب سے پہلے ایک فیئر آف انون اس وقت یہ ہے کہ یہ موجودہ حکومت رہتی ہے یا نہیں رہتی، الیکشن ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، پھر الیکشن کے بعد کس طرح کی حکومت فارم۔ ہم سے زیادہ وہ ڈونر ایجنسیز اور ممالک پریشان ہیں جو پاکستان کو جنہوں نے اپنے پیسے دینے ہیں، چاہے ہماری مدد کے لیے ہی کیوں نہ دے، ان کو اپنی جو انویسٹمنٹ ہے اس کا ریٹرن بھی دیکھنا ہے کہ ہم واپس کر سکتے ہیں یا نہیں۔ انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی، ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔